गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट 2 के बॉटनी की जेनेटिक्स के टॉपिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। हम सभी अपने किसी न किसी लक्षण में अपने पेरेंट्स या अपने पूर्वजों से समानता रखते हैं और किसी न किसी लक्षणों में उनसे भिन्नता भी रखते हैं। लक्षणों का इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जेनेटिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन का सर्वप्रथम सफलतम अध्ययन मेंडल नामक साइंटिस्ट द्वारा किया गया था और उनके ही प्रयोगों के निष्कर्षों को आज इस टॉपिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस में अध्ययन करेंगे। ग्रिगोर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने 9 साल के प्रयोगों के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले जिन्हें वर्तमान में हेरिडिटी के नियम या लॉज ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है और यह नियम जेनेटिक्स का मुख्य आधार है, आनुवंशिकता के अध्ययनों का मुख्य आधार है। इसी कारण से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने अपने यह प्रयोग मटर या पाइसम सेटाइवम पर करे थे। अपने प्रयोगों के इन रिजल्ट्स को उन्होंने सर्वप्रथम 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन के समक्ष एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक एक छोटे से आलेख के रूप में प्रस्तुत किया था तथा यह आलेख 1866 में इसी सोसाइटी की प्रोसीडिंग्स में छपा भी था। मेंडल के इन प्रयोगों और इन निष्कर्षों के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उस समय उन्हें अधिक महत्व नहीं मिल पाया था। किसी का भी ध्यान मेंडल के प्रयोगों पर बहुत अधिक आकर्षित नहीं हुआ। यह काल प्रथम तो मेंडल स्वयं भी नहीं जानते थे कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही विशेष प्रकार के अध्ययन किए हैं। अपने अध्ययनों को वह स्वयं ही सामान्य समझते थे। द्वितीय, उस समय डार्विन के अध्ययनों को अधिक महत्व प्राप्त था। इस कारण भी मेंडल के ये प्रयोग बहुत अधिक नज़र में नहीं आए। लेकिन मेंडल की मृत्यु के पश्चात 3 साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमार्क, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कॉरेंस ने अपने पृथक प्रयोगों में वही निष्कर्ष प्राप्त किए जो कई साल पहले मेंडल ने प्राप्त किए थे। इन 3 साइंटिस्ट के पृथक पेपर एक साथ एक ही निष्कर्ष के आने पर आए, जिनमें कि मेंडल के प्रयोगों को भी संबोधित किया गया था और उस समय मेंडल के प्रयोगों पर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ और तभी से मेंडल को महत्व प्राप्त हुआ था। मेंडल ने अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार के कोई नियम नहीं दिए थे, परंतु उन्होंने जो भी रिजल्ट निकाले वही रिजल्ट्स बाद में मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम के नाम से विख्यात हुए। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पर करे थे। सर्वप्रथम मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों में सफलता प्राप्त की। ऐसा नहीं था कि मेंडल ही प्रथम ऐसे वैज्ञानिक हों जिन्होंने आनुवंशिकता पर के अध्ययन के लिए प्रयोग किए थे, परंतु सबसे सफल प्रयोग मेंडल द्वारा किए गए। मेंडल की सफलता के कई कारण रहे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक उनके द्वारा किए गए पादप का चुनाव था। मेंडल ने मटर को अपने एक्सपेरिमेंट्स में प्रयोग करा। इसका उन्हें अत्यधिक लाभ रहा। प्रथम तो मटर एक शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला प्लांट है, 1 वर्षीय पौधा है, इसलिए किए गए प्रयोगों का रिजल्ट हमें 1 साल में ही प्राप्त हो जाता है। इससे पूर्व के वैज्ञानिकों ने प्रयोग या तो बहुवर्षीय पादपों पे करे या पशुओं पर करे थे, जिस कारण से अपने प्रयोगों का रिजल्ट उन्हें कई वर्षों में प्राप्त हो पाता था। दूसरा, मटर के पौधे के पुष्प की संरचना
इस प्रकार की है कि प्राकृतिक रूप से मटर में सेल्फ पॉलिनेशन ही पाया जाता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं पाया जाता। इसलिए मटर का पादप अपने किसी भी लक्षण के लिए प्योर होता है, इसमें अन्य लक्षण के गुणों का समावेश नहीं हो पाता। द्वितीय, इसके पुष्प की संरचना इस प्रकार की भी है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी सरलता से कराया जा सके। प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी सरलता से संभव कराया जा सकता है। इसके अलावा मटर की कई वैरायटीज़ उपलब्ध हैं, जिसके के कारण विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और अध्ययन अधिक रोचक रहता है। द्वितीय कारण, मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। एक ही लक्षण के अध्ययन के प्रयोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिजल्ट प्राप्त करने के बाद ही मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस या दो लक्षणों का अध्ययन आनुवंशिकता में किया। एक लक्षण का एक बार में अध्ययन करने से उस लक्षण की आनुवंशिकता पर को अधिक सरलता से समझा जा सका। इससे पूर्व के वैज्ञानिक कई लक्षणों को साथ लेकर के एक साथ अध्ययन करने का प्रयास करते थे, जिसके कारण संतति पीढ़ी में बहुत अधिक भिन्नताएं एक साथ उपस्थित हो जाती थी और वो उन विभिन्नताओं के कारणों या उनकी आनुवंशिकता को समझ नहीं पाते थे। इसके अलावा मेंडल ने जब प्रयोग करे तो पादपों के सीड्स को, पादपों के सारे पादप मटेरियल को अलग अलग काउंट करके और उन प्रयोगों के जो भी डाटाज मिले उनको अच्छे से अलग अलग रखा और उनका टैबुलेशन और एनालिसिस भी अच्छे प्रकार से किया, जिसके कारण अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को वो खुद भी समझ सकें। साथ ही मेंडल ने अपने प्रयोग 1 या 2 जनरेशन तक नहीं करे, इन्हें 3 जनरेशन तक कंटिन्यू रखा, जिसके कारण आनुवंशिकता के अध्ययन अधिक सफलता से संभव हो पाया। मटर पे मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। यह 7 लक्षण कौन कौन से थे? प्रथम तो पादप की लंबाई। अब ये जो 7 लक्षणों का अध्ययन करा है, ये 7 लक्षण ऐसे थे जो कम से कम 2 रूपों में मटर में पाए जाते थे। जैसे लंबाई 6 से 7 फीट का लंबा पौधा या फिर 0.75 से 1.5 फीट तक का पौना पौधा होना। इसी प्रकार पुष्पों की और फलियों की पादप पे स्थिति एक्सिलरी या टर्मिनल होना, पॉड्स का रंग ग्रीन या येलो होना, फलियों का पिचका हुआ या फूला हुआ होना, सीड कोट का ग्रे या वाइट होना, एंडोस्पर्म येलो है या ग्रीन और सीड्स राउंड हैं या रिंकल्ड झुल्लीदार है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ग्रे सीड कोट उन पादपों के सीड्स में प्राप्त होता है या उन पुष्पों से प्राप्त होता है जिनके जो फ्लावर्स वायलेट, रेड या पर्पल कलर के होते हैं, जबकि वाइट सीड कोट वाइट फ्लावर वाले पादपों में प्राप्त होता है। इस कारण से कभी कभी सीड कोट के कलर की जगह पुष्प के रंग को भी उल्लेखित किया जाता है। मेंडल के प्रयोगों पे विभिन्न नियम आधारित हैं। मेंडल ने यद्यपि कोई नियम नहीं दिए थे, पर मेंडल के प्रयोगों पे आधारित बाद में जो नियम बने उनमें से प्रथम नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार यदि 2 पादप जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अर्थात एक ही गुण के लिए 2 भिन्न भिन्न रूप जिसमें उपस्थित हैं, ऐसे 2 पादपों का, प्योर पादपों का यदि क्रॉस कराते हैं तो प्रथम संतति में हमें केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। जैसे यदि पुष्प के रंग की बात करें तो लाल पुष्प वाले पादप का
सफ़ेद पुष्प वाले पादप से यदि संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति में सभी पादप लाल पुष्प के प्राप्त होते हैं, सफ़ेद पुष्प के पादप नहीं मिलते। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि इन दो रूपों में से एक रूप या एक लक्षण दूसरे लक्षण पर अत्यधिक लक्षण पर प्रभावी है तथा दूसरे लक्षण को प्रकट नहीं होने दे रहा। वह लक्षण जो कि प्रथम संतति में प्रकट हो रहा है वह डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, जबकि जो प्रथम संतति में प्रकट नहीं होता वह लक्षण उसका अप्रभावी लक्षण या रेसेसिव लक्षण कहलाया। अतः यदि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले दो पादपों का संकरण कराया जाए तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी कराए। रेसिप्रोकल प्रोसेस से अर्थ है कि यदि प्रथम प्रयोग में हम जिस पादप का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रयोग में ले रहे हैं उस पादप का अगले प्रयोग में, दूसरे प्रयोग में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रयोग करेंगे, जबकि प्रथम प्रयोग में जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ किया है वहाँ पर दूसरे प्रयोग में उस पादप का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रयोग किया जाएगा। अर्थात सेक्सुअल कैरेक्टर का यदि कहीं कोई भी प्रभाव डोमिनेंस पर आ रहा है तो वह स्पष्ट रूप से पता चल जाए। परंतु मेंडल ने पाया कि लक्षण के डोमिनेंस होने पर सेक्सेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं रेसिप्रोकल प्रोसेस द्वारा भी वही रिजल्ट मिला कि प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण डोमिनेंट रूप में प्रकट होता है जो कि पहले प्रयोगों में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के प्रयोग नाइट ने पी में और कॉलड्यूटर ने निकोटियाना या तंबाकू में भी पहले किए थे, लेकिन अपने प्रयोगों को उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करा। इस कारण से कोई विशेष निष्कर्ष वे नहीं निकाल पाए। मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए पुष्पों के रंगों की ही आनुवांशिकता को क्या द्वारा समझते हैं। यदि प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पादपों का संकरण कराया गया तो F1 प्रथम संतति जनरेशन या F1 जनरेशन में हमें मात्र लाल पुष्प वाले पादप ही प्राप्त होते हैं। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार रहा, पर मेंडल ने इन लाल पुष्प वाले पादपों में इन लाल पुष्प के पादपों का स्वपरागण करा करके F2 जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी प्राप्त की। यहाँ पर उसे लाल और सफ़ेद दोनों रंग के पादप प्राप्त हुए एवं इन पादपों का अनुपात 3:1 का था। इस प्रयोग से द्वितीय पीढ़ी में मेंडल को जब सफ़ेद पुष्प वाले पादप भी प्राप्त हुए तो इससे स्पष्ट हुआ कि F1 पीढ़ी में यद्यपि लाल लक्षण ही प्रकट हो रहा था, सफ़ेद लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था, परंतु सफ़ेद लक्षण कहीं न कहीं छिपी हुई अवस्था में यहाँ पर था और अगली पीढ़ी में यह लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि यह सफ़ेद लक्षण किसी भी तरीके से लाल लक्षण से मिला नहीं। दोनों के ना तो दोनों के बीच का रंग प्राप्त हुआ और ना ही किसी प्रकार का अन्य पैटर्न प्राप्त हुआ। इसका मतलब लाल और सफ़ेद लक्षण एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे, परंतु प्रभावी होने के कारण लाल लक्षण ने सफ़ेद लक्षण को